हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है भाई आरबीआई की। तो उन्होंने बताया इंडिया के अंदर इस टाइम पे जो करेंसी सर्कुलेशन है वो 40 लाख करोड़ के ऊपर है। जनवरी एंड के नंबर की बात करके चल रहे हैं। ईयर ऑन ईयर 11% से ज्यादा का राइज है और यूपीआई ट्रांजेक्शन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उसके बावजूद भी ये नंबर इतने हाई दिखाई दे रहे हैं। अब एक थ्योरी ये है कि बहुत सारे वेंडर्स को जीएसटी के नोटिस वगैरह गए थे, इस चक्कर में अब वो यूपीआई से कैश की तरफ फिर से स्विच होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक सब्जी वाला था, वो यूपीआई से पेमेंट ले रहा था, अब वो 40 लाख से ऊपर की ट्रांजेक्शन कर बैठा है। अब जीएसटी का नोटिस आ गया उसके बाद कि भाई 40 लाख से ऊपर हो गया, अब तेरे को जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। उसने कहा टेंशन पालनी नहीं, अच्छा खासा कैश की जिंदगी जी रहे थे, कैश की जिंदगी वापसी आते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है और दूसरी पॉसिबिलिटी तो है ही है कि हमारे देश के अंदर एक पूरा ग्रे मार्केट रेगुलेट करता हुआ दिखाई देता है और ये सर्कुलेशन उसी के अंदर हो रहे हैं। अभी पिछले कुछ टाइम से प्रॉपर्टी के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है और प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा ग्रे चलता है। ग्रे भी नहीं कहूंगा, मतलब मैं ब्लैक कहूंगा, ब्लैक बहुत ज्यादा चलता है। अगर आप एक 2 करोड़ का घर लेने के लिए जा रहे हो तो आपको 2 करोड़ का घर, रजिस्ट्री तो 1 करोड़ रुपए की होगी, पर 1 करोड़ रुपए आपको कहीं ना कहीं से कैश का जुगाड़ करना पड़ेगा। और अगर आपके पास कैश नहीं है तो आपको पहले किसी को पैसा अकाउंट पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, फिर वो कैश उस बंदे को देगा और उसके ऊपर आपसे कुछ चार्जेस भी लग जाएगा कई बार। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये वाली, ईमानदार लोगों के लिए खासकर, जिनका काम सारा का सारा बाइट का है। बाकी इंडिया के ट्रेड डेफिसिट की बात करके चले तो वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। 34.6 बिलियन डॉलर पे पहुंच गया जनवरी के महीने के अंदर। सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज ये है कि अगर इकोनॉमिक्स की फोरकास्ट की बात करके चले तो वो 26 बिलियन डॉलर प्रेडिक्ट करके बैठे थे। नंबर 34.68 आया, मतलब ये अच्छी चीज नहीं है। डेफिसिट का मतलब क्या हुआ? अगर डेफिसिट इस लेवल का बढ़ रहा है, इसका मतलब हमारे इंपोर्ट्स बढ़ते हुए दिखाई दिए, हमारे एक्सपोर्ट अगर स्टेबल रहे तो, या फिर हमारे इंपोर्ट्स बहुत ही कम होते हुए दिखाई दिए। प्रॉब्लम की बात यह है जो हमारे एक्सपोर्ट्स है वो कम होते हुए दिखाई दिए, रियल नंबर्स की बात कर रहा हूँ, और जो हमारे इंपोर्ट्स है वो बढ़ते हुए दिखाई दिए। अगर इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की बात करके चले तो जनवरी के महीने में 3.75% घटता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पे अपैरल भी 3.84% घटता हुआ दिखाई दिया। हैंडलूम्स 4.15% नीचे जाता हुआ दिखाई दिया। कारपेट 12% के आसपास नीचे जाते हुए दिखाई दिए। जूट प्रोडक्ट्स की बात करके चले तो ऑलमोस्ट 19% के आसपास ज्यादा गिरते हुए दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं टेक्सटाइल की कहानी अच्छी नहीं रही। बाकी हमारी गवर्नमेंट की बात करके चले तो उनका कहना है कि जो नेशनल पेंशन सिस्टम है वो गिग वर्कर्स के लिए मैंडेटरी है। यहाँ पर रूल्स लगाए गए हैं कि एक प्लेटफॉर्म का 1 से 2% का टर्नओवर इसके अंदर जाएगा। मतलब जोमेटो, स्विगी, जितने भी प्लेटफॉर्म्स है उन सबको ये करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अच्छी चीज ये है, 5% ऑफ वर्कर पेमेंट पे इसको कैप कर दिया गया है। पूरे बिजनेस के रेवेन्यू का 1 से 2% या फिर 5% जितना भी आप वर्कर्स को पैसा देते हो उसका। अब ये जो फंड बनाया जाएगा इससे हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, एक्सीडेंट कवरेज हो गई, पेंशन हो गई, ये सब कुछ दी जाएगी गिग वर्कर्स को, ताकि सेफ्टी सिक्योरिटी रहे उनके लिए। और पिछले कुछ टाइम में कहीं ना कहीं गिग इकोनॉमी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दी, तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा एसेंशियल होती हुई दिखाई दे रही थी। बाकी मैं वीडियो आगे पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेसेस आके लाता रहता हूँ। बाकी ऑर्गेनाइजेशन क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की बात करके चले तो भाई उन्होंने अडानी ग्रुप पे एक और बम फोड़ दिया। कुछ सही होने लगता है अडानी ग्रुप का, फिर बम फट जाता है भाई, कुछ और खबरें निकल के आ जाती है। तो अभी के टाइम पे एलिगेशन ये है कि एक नासिर अली और चैंग चुंग ने $3 बिलियन अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के अंदर डाले हैं ओपेक ऑफशोर से। 2013 से 18 के बीच में ओपेक ऑफशोर मतलब उसको ट्रैक नहीं किया जा रहा, मतलब उसके बारे में सारी चीजें क्लियर नहीं है। बाकी अडानी ग्रुप ने तो बोला है 2035 तक वो डेटा सेंटर्स के अंदर $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर चुके होंगे। अभी कुछ कुछ पार्टनरशिप भी तो हुई है ना, गूगल के साथ में ये गीगावाट कैंपस बना रहे हैं विशाखापट्टनम के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट के साथ में नोएडा, हैदराबाद, पुणे में काम कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट के साथ में ये ई कॉमर्स एआई डेटा सेंटर की बात कर रहे हैं। तो शायद ये उसी के लिए सारे के सारे खर्चों की बात करी जा रही है। बाकी अडानी के साथ में एक सबसे बड़ी फायदे वाली चीज ये है कि उनके पास सोलर पैनल भी है, उनके पास पावर भी है, और अगर वो डेटा सेंटर्स के अंदर घुसते हैं तो डेटा सेंटर के लिए पावर सबसे एसेंशियल चीज है वो उनके पास में आ जाएगी। पूरी दुनिया के जितने भी डेटा सेंटर्स बन रहे हैं सबके सब जो अंदर चिप्स वगैरह ले रहे हैं वो तो ले ही नहीं एनवीडिया से रहे हैं ना, कुछ कुछ कंपनी अपनी खुद की बना रही है, पर एनवीडिया की मेजर सेल देखने को मिल रही है। तो अगर कोई इनका कॉम्पिटिटर करेगा तो वो भी एनवीडिया की चिप ही लगाने वाला है।
इनके पास में एडवांटेज है, इनके पास पावर भी है। बाकी अगर इंडियन एयरपोर्ट्स की बात करके चले तो 50% से ज्यादा जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है एयरपोर्ट्स का वो एल्कोहल से निकल के आ रहा है भाई। ड्यूटी फ्री से बहुत सारे लोग लेते हैं, इस चक्कर में नंबर देखने को मिल रहा है 50-60% के आसपास का कॉन्ट्रीब्यूशन रेवेन्यू है, 70% ऑपरेटिंग प्रॉफिट का पार्ट है। ये नंबर बहुत बड़ा है भाई। अगर पहले 9 महीने और फाइनेंशियल ईयर 26 की बात करके चले तो ड्यूटी फ्री से 1585 करोड़ रुपीस जनरेट हो गए। और अगर नॉन एरो की बात करके चले, मतलब बेवरेजेस वगैरह सब कुछ, जो भी चीज एविएशन से रिलेटेड नहीं है, एरोप्लेन से रिलेटेड नहीं है, वो सारे के सारे नंबर्स की बात करके चले तो वहां पे भी ये नंबर 4743 करोड़ के ऊपर है, ऑलमोस्ट 50% टोटल रेवेन्यू का, जो कि 9652 करोड़ का बनता है। और ये 33% का ईयर ऑन ईयर राइज भी है। बाकी रिलायंस की बात करके चले तो वो नाइजीरिया मार्केट के अंदर एक्सपैंड कर रहे हैं, या पिछले कुछ टाइम से अगर रिलायंस को देखोगे, रिलायंस रिटेल इंडिया में तो काम कर ही रहा है, बट धीरे धीरे करके वो ग्लोबल में भी डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो दूसरी कंट्री के अंदर ऑलरेडी स्टैब्लिश प्लेयर होते हैं उनके साथ में भी जाके पार्टनरशिप करके अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं। तो इन्होंने अभी नाइजीरिया के टीजीआई ग्रुप के साथ में पार्टनरशिप करी है, जॉइंट वेंचर शुरू कर रहे हैं। तो टीजीआई ग्रुप है ना, वो 1980 से काम कर रहा है और स्पैन फूड, कंज्यूमर गुड्स, एग्रीकल्चर बिजनेस, इनके खुद के ब्रांड भी है, तेरा सीजनिंग के नाम से, बिग बुल राइस के नाम से। तो रिलायंस की जो अप्रोच है ना, ये बहुत ही स्मार्ट है अगर देखा जाए तो। पिछले कुछ टाइम से अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लेवल की इन्होंने एक्विजिशन या इन्वेस्टमेंट वगैरह या फिर जॉइंट वेंचर वगैरह की है। बाकी क्वालिटी वॉल्स के 61.9% शेयर्स मैग्नम आइसक्रीम बाय कर रही है। अभी देखो, अभी लिस्ट होती हुई दिखाई दी और अभी इतनी बड़ी डील होती हुई दिखाई दे रही है। तो यूनिलीवर है, उनकी क्लीन स्ट्रेटजी है कि भाई हमको ये आइसक्रीम वाले बिजनेस को अपने मेजर बिजनेस से सेपरेट करना है, और उसी के चलते ये सब कुछ करता हुआ दिखाई दिया था। बाकी ये जो कैडबरी क्रैकर वाली है ना क्वालिटी वॉल्स, ये मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। अगर हम इन्फोसिस की बात करके चले तो 3% वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि वही वो एंट्रोपिक के साथ में पार्टनरशिप कर रहा है। मुझे यही नहीं समझ में आता है भाई, हमारी देश की टेक कंपनीज इतना अच्छा प्रॉफिट अर्न करती थी, इतना सारा इनके पास में कैश पड़ा था, एम्प्लॉयज को सैलरियां दे नहीं रहे थे, ये लोग एआई में पहले क्यों नहीं गए? 2014-15 जब रिसर्च चल रही थी दुनिया के अंदर, तो उस टाइम तो पैसा भी इतना चलाना नहीं था, तो इनमें से किसी भी कंपनी ने प्लान भी क्यों नहीं किया? ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब समझ में नहीं आती वाली बात, सोच के भी समझ में नहीं आती। क्या कंपनी इतनी बड़ी होने के बाद में इतनी स्ट्रक्चर हैवी हो जाती कि भाई कोई एग्जीक्यूशन करना ही आसान नहीं होता, या इतनी बड़ी कंपनीज का दिमाग नहीं काम करता? बाकी पेटीएम की बात करके चले तो अब उनको वॉलेट का अप्रूवल भी जल्दी मिलने वाला आरबीआई से, रिपोर्ट की मान के चले तो। एक टाइम था जब इनका पेमेंट एग्रीगेटर का मॉडल भी चला गया था। पेटीएम जो इंडिया के अंदर मैं कहूंगा डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम का पायनियर रहा है। ये यूपीआई से पहले भाई डिजिटल पेमेंट के ऊपर काम कर रहे थे। हर जगह पे इन्होंने अपने पेटीएम के क्यूआर कोड लगाए, पूरी मार्केट बनाई। एक दिन गवर्नमेंट को समझ में आया भाई ये आइडिया तो अच्छा है, उन्होंने यूपीआई बना लिया और पेटीएम खत्म कर दिया। और फिर भी बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिले पेटीएम के साथ में, पर वो सर्वाइव करता रहा। आईपीओ निकालने के बाद भी कुछ ना कुछ तो करता रहा। फिर सेबी को पता लगा कि भाई कुछ ना कुछ कांड चल रहा है। उन्होंने इंटरनली बहुत सारी वार्निंग दी थी कि भाई आप केवाईसी नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो पेटीएम वालों ने आरबीआई की वार्निंग नहीं मानी, तो आरबीआई ने उनका सस्पेंड कर दिया था। अब पिछले कुछ टाइम से पेटीएम थोड़ा बेटर ट्रांजिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने इसके ऊपर केस स्टडी बना रखी है, उसको देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या हो रहा है पेटीएम के अंदर, कैसे अपने आप को एकदम कायाकल्प कर रहा है स्क्रूटनी के बाद में। बाकी फर्स्ट क्राई की बात करके चले तो उनके लॉसेस 153% बढ़ते हुए दिखाई दिए, 38 करोड़ पे पहुंच गए। अगर मैं Q3 की बात करके चलूं तो अभी अगर 9 महीने की बात करके चले तो इनके लॉसेस अभी फ्लैट दिखाई दे रहे। बाकी ये जादू तो सीखना पड़ेगा कैसे होता है ना, लिस्ट करने के बाद में कंपनी लॉस रिपोर्ट करती है जो, और ये कॉमन प्रैक्टिस है वर्गो। अगर ये जो मैं आपको जादू बता रहा हूँ ना, ये जो हो रहा है फिनोमिना हमारे देश के अंदर, ये फिनोमिना मेरे हिसाब से सेबी वगैरह को भी समझना चाहिए क्या फिनोमिना हो रहा है। आईपीओ आने से पहले कंपनी प्रॉफिटेबल होती है, उससे 2 साल पहले देखोगे तो कंपनी लॉस कर रही होती है। आईपीओ आता है, कंपनी कहती है हम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। उसके जो अगले रिजल्ट निकल के आते हैं उसमें उस कंपनी का बैंड बजा पड़ा होता है। बाकी 30 मिनट कंस्ट्रक्शन स्टार्टअप होम रन की बात करके चले तो उन्होंने 60 करोड़ रुपीस रेस करे हैं सीरीज ए राउंड के अंदर। ये भी भाई क्विक कॉमर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, बट क्विक कॉमर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट्स, जहां पर ये सीमेंट, प्लाईवुड, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग और हार्डवेयर वाले सारे के सारे सामान लोगों के घर तक डिलीवर कर देते हैं 60 से 90 मिनट के अंदर अपने हाइपर लोकल डार्क स्टोर्स का यूज करके। ठीक है, सुनने में अच्छा लग रहा है, समझने में अच्छा लग रहा है, पर पैसा कैसे बनेगा नो आइडिया। कोई क्या पूरे घर बनाने के लिए जो सीमेंट, बदरपुर, ईंट वीट जो भी चीज लेता है वो ऑनलाइन लेगा, या फिर जो उनके घर के आसपास में ये सारी दुकानें होती है उनको जाके कहेगा जी माल भिजवा देना, क्योंकि वो दुकान के पास वाला जो बंदा होगा वो उधार पे बेच देगा,
आप थोड़ा आराम से भी दे सकते हो। बाकी अगर जिम्बाब्वे की बात करके चले तो उनका कहना है 60 से 80 नए स्टोर्स खोलने हैं उनको, और मेजरली ये सारे के सारे फ्रेंचाइजी स्टोर होने वाले हैं Tier 2 Tier 3 सिटीज के अंदर। अब टारगेट यही है कि एक ही साल के अंदर ये ऐसे नंबर्स अचीव करने की बात कर रहे हैं। तो भाई मैं बोलता हूँ जो भी ब्रांड है छोड़ दो। सबसे पहले आपको जब फ्रेंचाइजी मिलती है या कुछ होता है तो आपको एनालाइज ये करना है कि आपके लिए वो वायबल है या फिर नहीं है। अगर वायबल आ रहा है तो गुड, नहीं आ रहा तो भाई फिगर आउट करना पड़ेगा आपको कुछ और। बाकी हमारे देश के अंदर अगर हाउस कन्वर्जन की बात करके चले तो वो 3 ईयर लो पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब घर बनता है बिक जाता है, बनता है बिक जाता है। यहाँ पे अगर नंबर्स की बात करके चले तो 15 से 27 दिन के अंदर घर बिक जाता है भाई। जो 2 से 3 करोड़ वाली रेंज है वो सबसे तेजी से स्केल करती हुई दिखाई दे रही है। 15 डेज के अंदर वो कंप्लीट हो जाता है। 2 से 3 करोड़ वाली है वो 28 दिन के अंदर क्लोज होती हुई दिखाई देती है। थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिला है बट फिर भी ये बहुत बड़ा नंबर है। बट एक चीज मैंने पर्सनली देखी है कि जब आप मार्केट में मान लो कुछ लेने के लिए जाते हो, कोई घर लेने के लिए जाते हो, तो डीलर्स कहते हैं भाई मार्केट में सौदे ही नहीं है, ये 2-3 सौदे ही पड़े हैं मार्केट में, तो ये हो गया वो हो गया। अब जब आप बेचने के लिए जाते हो तो कहते हैं भाई मार्केट में ग्राहक ही नहीं है, इतना पैसा तो मिल ही नहीं पाएगा। ये चीज नोटिस करिए। मुझे पर्सनली ऐसा लगना शुरू हुआ है कि ये जो डीलर है ना ये बहुत मोटी मोटी कमीशन ले रहे हैं। पहले क्या होता था, अगर मैं घर लेने के लिए जा रहा हूँ, किसी डीलर ने मुझे घर खरीदवाया तो 1% कमीशन वो ले लेगा। अगर 1 करोड़ का घर है तो मतलब 1 लाख रुपए उसकी कमीशन बनती है सूखी सूखी। और आजकल क्या हो गया है, ये कस्टमर को कहते हैं कि भाई कितना रुपए का, 1 करोड़ रुपए का, आगे क्लाइंट को बोलते हैं कि 220 का है, 230 का है जी, इससे नीचे तो मिल ही ना मिल ही ना मिल ही ना। फिर उसको ले दे के 215 पे 210 पे कन्वर्ट कर देंगे, पीछे से एक में लेके खुद खरीद के आगे बेच देंगे। ये बयाने से बयाने में काम चल रहा है और ये गलत बात है। बाकी वेस्टर्न डिजिटल की बात करके चले तो उन्होंने बोला है कि भाई 2026 के लिए हमारी सारी हार्ड ड्राइव की कैपेसिटी खत्म हो गई है। मतलब इतनी ज्यादा डिमांड आ रही है कि वेस्टर्न डिजिटल जैसे बंदे अभी से कह रहे हैं कि भाई इस साल हम कोई भी नया माल नहीं दे पाएंगे। तो भाई SSD वगैरह के रेट तो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके पास SSD है तो गुड, नहीं है तो भाई क्या करोगे। अगर SSD की जरूरत पड़ेगी तो ऑलमोस्ट डबल डबल रेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं SSD के। बाकी वार्नर ब्रदर्स की बात करके चले तो वो पैरामाउंट वाली डील को फिर से रीओपन कर सकते हैं। भाई पता नहीं कहानी क्या चल रही है, कभी कहते हैं नहीं करेंगे, कभी कहते हैं करेंगे, कभी कहते हैं फेक खबर है, कभी कहते हैं रियल खबर है। नो आइडिया भाई क्या होने वाला है। बाकी रिपोर्ट्स की मान के चले तो ये रेट अच्छा कर दिया है भाई उन्होंने। मतलब पैसे का ही खेलता सारा का सारा। अब एक बेटर ऑफर दिया जा रहा है, इस चक्कर में अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी हमारी मार्केट्स की बात करके चले तो कल मार्केट पॉजिटिव दिखाई दी है। आज देखते हैं मार्केट का हाल क्या होता है, डायरी ग्रुप के ऊपर ट्रेंड पड़ता है या फिर नहीं पड़ता, क्योंकि कल तो ऑलमोस्ट 2.7% बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बाकी आप देख लो भाई कौन रहा है ऊपर कौन रहा है नीचे। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।